नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मैंने आप लोगों को बताया भी है। कल मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं कि इस बार संडे को यानी कल जो टेस्ट सीरीज होगी, जो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज होती है, उसमें 50 प्रश्न आपको मिलते थे। लेकिन इस बार मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 50 नहीं 100 प्रश्न होंगे और 1 बजे आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसा कि पहले मिलता है उसी टाइमिंग पर आपको टेस्ट सीरीज करिए, उसके बाद में 3 बजे तक आप अपना आंसर ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज ऐसे उपन्यास की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो शायद इस उपन्यास को ना पढ़ा हो। प्रेमचंद का यह उपन्यास बहुत ही प्रमुख उपन्यास है। तो आपको पता है कि जिस भी हम लोग उपन्यास की बात करते हैं, जिस भी रचना की बात करते हैं, उससे पहले उस रचनाकार के बारे में जानते हैं क्योंकि उससे संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं और उसके बाद फिर उपन्यास की बात करेंगे। तो आइए प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद के आगमन से कथा साहित्य में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। उपन्यास कोरे मनोरंजन उपदेशात्मकता के दायरे से बाहर निकलकर पहली बार समाज से जुड़ा और 1936 ईस्वी में जब प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक में प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन एवं विलासिता की वस्तु नहीं है, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो हम में गति, संघर्ष, बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। अब ध्यान रखना, ऐसे ही हर वीडियो में ये कथन ऐसे दिए जाते हैं और आप कथन को एक साथ कहीं पर लिखते चलिए या समझते चलिए। हमारे वीडियो में आप अंत तक जब देखेंगे, वीडियो को में जो भी चीज़ें हैं, पीडीएफ में जो भी चीज़ें हैं, उनको लिखने से ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा कि वीडियो को एकदम शांत में बैठ जाए और आराम से पूरा सुने और गहनता के साथ अगर चिंतन करेंगे, वीडियो को सुनेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब सुनेंगे तब। चलिए तो आगे बात करते हैं। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास की अगर बात करें तो प्रेमचंद समस्याओं के वैविध्य को पूर्णतः से पकड़ते हैं। उनके विभिन्न उपन्यासों में समाज की अलग अलग समस्याओं को उठाया गया है। जैसे सेवा सदन अगर उपन्यास की बात करें, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ, इसमें पात्र सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद, गजाधर, उमानाथ, पदम सिंह, विट्ठल दास, रमेश दत्त और भगन राम है। सेवा सदन उपन्यास की विषय वस्तु है नारी मुक्ति और सांप्रदायिकता। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, देखिए प्रेमचंद से इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा। तो एक तो आप प्रकाशन काल भी याद रखिए, सेवा सदन मैंने आपको बताया 1918। पात्र कौन कौन से हैं, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या निम्न में से कौन सा उपन्यास नारी मुक्ति सांप्रदायिकता पर आधारित है, या इसका विषय। तो इस तरीके से विषय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना। तो सेवा सदन का विषय है नारी मुक्ति और सांप्रदायिकता। अब अगर निर्मला की बात करें तो इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ, जिसमें निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, भुवन ये पात्र हैं। और निर्मला उपन्यास का विषय वस्तु है अनमेल विवाह तथा विधवा विवाह। वहीं कर्मभूमि की बात करें तो इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुखदा, नैना, मुन्नी ये इसके पात्र हैं। कर्मभूमि की विषय वस्तु है किसान आंदोलन, अछूतोद्धार। वहीं गबन की बात करें जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, जिसमें जालपा, रतन, जौहरा, रामनाथ, देवीदीन आदि इसके पात्र हैं। और गबन उपन्यास की विषय वस्तु है आडंबर प्रियता के खतरे। प्रेमाश्रय उपन्यास की बात करें तो इसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ, इसमें प्रभाकर, ज्ञानशंकर, प्रेम शंकर, मनोहर आदि इसके पात्र हैं। और प्रेमाश्रम की विषय वस्तु है किसानों की समस्या। रंगभूमि का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ, इसमें नायक सूरदास, ज्ञान सेवक, मिठुआ, विनय, सोफिया ये इसके पात्र हैं। रंगभूमि की विषय वस्तु है किसानों की समस्या। वहीं गोदान की बात करें जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ, इसमें ग्रामीण पात्र और नगरीय दो पात्र हैं, दो कथाएं समानांतर चलती हैं।
ग्रामीण पात्र की बात करें तो होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सीलिया, ये इसके पात्र हैं। वहीं नगरीय पात्र की बात करें तो ओंकार नाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, दुलारी, सहुआइन, राय साहब, अमरपाल सिंह आदि इसके नगरीय पात्र हैं। गोदान की विषय वस्तु है किसानों की समस्याएं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, निम्न में से प्रेमचंद के किस उपन्यास की विषय वस्तु किसानों की समस्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं गोदान, ये भी किसानों की समस्या है, रंगभूमि किसानों की समस्या है, और प्रेमाश्रम भी किसानों की समस्या है। तो इसके अलावा चौथा जो विकल्प होगा वो अलग हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान रखें, इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रेमाश्रम भी किसानों की समस्या पर आधारित है, रंगभूमि भी किसानों की समस्या पर आधारित है, और गोदान भी किसानों की समस्या पर आधारित है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजार हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया। ये भी कभी कभी मिलाने के लिए आता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना। वैसे इसकी विस्तृत चर्चा आप तो जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हम कर चुके हैं, तो यहाँ तो बहुत संक्षेप में ही हम लोग चल रहे हैं। तो प्रेमचंद ने जो बाजार हुस्न लिखा उसका हिंदी अनुवाद है सेवा सदन। गोशिया आफियात जो लिखा उसका रूपांतर है प्रेमाश्रम। चौगाने हस्ती जो उर्दू उपन्यास है उसका हिंदी रूपांतर है रंगभूमि नाम से किया गया, और इस रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच भी कहा जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनसे संबंधित आप देखते हैं कि लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है गोदान उपन्यास। आइए इसकी बात करते हैं और शुरू करते हैं गोदान उपन्यास। ध्यान रखना, यूजीसी नेट में उपन्यास से संबंधित कुछ कथन भी पूछे जाते हैं, तो कथन को भी ध्यान रखना है। सबसे पहले गोदान उपन्यास की जो हम बात करने जा रहे हैं, आप बहुत ही इत्मीनान से बैठकर और वीडियो को सुनिए, अंत तक देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं इस वीडियो में कुछ है। उपन्यास के नामकरण की अगर बात करें, गोदान उपन्यास के अगर नामकरण की बात करें तो किसी भी रचना का नामकरण सार्थक तब माना जाता है जब वो रचना के मूल प्रतिपाद्य को पाठक के मन में अंकित कर सके। रचना पढ़ने से पहले यदि नाम जिज्ञासा पैदा करे, रचना पढ़ते समय कथानक के तंतुओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहे, और कथा के अंत में पाठक के मन पर पड़ने वाला प्रभाव उस नाम को ही उभारता हो, तो नामकरण उसका सफल माना जाता है। ऐसा नाम किसी चरित्र के आधार पर भी हो सकता है, किसी बिंब को उभारने के लिए किसी विशेष क्षेत्र के नाम पर भी हो सकता है। इसके अलावा किसी विशेष स्थिति का प्रतीक भी हो सकता है, या विचार या घटना प्रधान जो रचनाएं होती हैं उनके नाम पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम लोग गोदान उपन्यास की बात कर रहे हैं, इसके नामकरण की अगर बात करें तो गोदान शीर्षक की सार्थकता के कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये कि पूरी रचना गाय पर केंद्रित है। गाय वह प्रतीक है जिसके माध्यम से एक साधारण किसान के जीवन की आर्थिक सामाजिक त्रासदी को व्यक्त किया गया है। कथानक का आरंभ और अंत इस बात का संकेत करता है। आरंभ में आप देखते हैं कि प्रेमचंद जी कहते हैं इस उपन्यास में कि हर सरल गृहस्थी की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने, महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। रचना का आरंभ इस छोटी सी महत्वाकांक्षा से हुआ है, और रचना का अंत अगर देखें तो अंत इस महत्वाकांक्षा के पूरा न हो पाने की त्रासदी से हुआ है। और अपनी मृत्यु को आसन देखकर होरी कहता है कि मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नामकरण है, ये नामकरण के या इस शीर्षक की सार्थकता है। कथानक की अगर शुरुआत और अंत ही नहीं बल्कि उपन्यास की संपूर्ण रचना किसी न किसी रूप में गाय से जुड़ी हुई है। गोदान
कृषक जीवन की गाथा है, जहाँ आर्थिक और सामाजिक संदर्भ अलग अलग नहीं आते बल्कि आपस में जुड़े होते हैं। और गाय इन सामाजिक आर्थिक स्थितियों व आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। गाय के प्रति अगर देखें तो होरी के मन में दो भाव हैं, आर्थिक भाव और सामाजिक भाव। अगर आर्थिक भाव की बात करें, आर्थिक इच्छा की बात करें, तो कहता है कि वो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 2-4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई ना होगी। और अगर सामाजिक इच्छा की बात करें तो कहता है कि गऊ से ही तो द्वार की शोभा होती है, सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहने। तो गाय की ये इच्छा मात्र होरी की नहीं बल्कि हर कृषक की होती है। और गाय ना खरीद पाने की मजबूरी भी केवल उसकी नहीं है बल्कि हर किसान की होती है। वहीं जमींदार और साहूकार जो वर्ग है, साहूकार वर्ग ने धर्म, मर्यादा और बिरादरी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बुनी है जिसमें किसान सिर्फ जिंदा रह सकता है, आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। और इस आर्थिक अभाव और गाय की आकांक्षा के अंतर्विरोध के कारण गोदान की जो त्रासदी हो निर्मित होती है। वो बिना धन दिए भी गाय को ले आना चाहता है। सासा उसने देखा कि भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वो आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गोदान उपन्यास का जो नामकरण है वो पूरे के पूरे उपन्यास में छाया हुआ है। चाहे अंत में बात करें तो भी गाय की महिमा आपको बताई गई है, गाय की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अंत में देखें तो भी होरी की बात करें तो सब पूर्ण इच्छा उसकी किस में है, गाय में है। चाहे उसकी आर्थिक इच्छा की बात करें, चाहे उसके सामाजिक इच्छा की बात करें। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आकांक्षा है, ये जो नाम है, ये जो शीर्षक है, ये बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार गोदान का जो कथानक है गाय की आकांक्षा से शुरू होकर गोदान की विडंबनापूर्ण मांग पर समाप्त हो जाता है। रचना के अंत में गोदान की परंपरा होरी की त्रासदी को और गहरा बनाती है। तो इस दृष्टि से यह नामकरण सचमुच पूरी तरह से घनीभूत प्रभाव को धारण करने में सक्षम है। तो हम कह सकते हैं कि उपन्यास का सबसे अधिक उपयुक्त अगर नाम है तो गोदान ही है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग संक्षेप में भी बात कर लेंगे। अभी पहले उपन्यास के बारे में जान लेते हैं। इस उपन्यास में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्मभीरुता और भारतीय परायणता के साथ स्वार्थपरता, उसकी बेबसी और निरीहता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया है। उसकी गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसे सहलाता, क्लेश और वेदना को झुठलाता, मर्जात की झूठी भावना पर गर्व करता है, ऋणग्रस्तता के अभिशाप में पिसता है, तिल तिल सूलों भरे पथ पर आगे बढ़ता है। भारतीय समाज का मेरुदंड यह किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है। उधर नगरों के कोलाहल में चकाचौंध ने गांवों की विभूति को ढक लिया है। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, नेता जितने भी हैं सब जोंक बने गांव के इस निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं और कैसे गांव के महाजन और पुरोहित उसकी सहायता करते हैं। तो ये पूरी की पूरी कथा आप देखेंगे इस गोदान उपन्यास में है। अगर कथानक की बात करें तो इस उपन्यास में दो कथाएं, एक ग्राम कथा है और दूसरी नागरी कथाएं समानांतर चलती हैं। कथानक होरी की वेदना आपके मन में या पाठक के मन में एक गहरी संवेदना भर देगी। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, लेकिन गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और होरी इस इच्छा को मन में लिए ही इस दुनिया से कूच कर जाता है। इस उपन्यास में पात्रों की बात करें तो होरी, गोबर, मातादीन, धनिया, भोला, मिस्टर मेहता, गोविंदी, मिस्टर खन्ना, राय साहब, मिस मालती और दातादीन कर लीजिएगा सही, दातादीन, ये इसके पात्र हैं। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। किसानों की विपन्नता, इस उपन्यास में किसानों की विपन्नता जो है वो निम्न बातों से स्पष्ट होती है। कहते हैं कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, कमरतोड़ मेहनत के बाद भी गुजर नहीं हो पाता। ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये कथन है बहुत अच्छे से सुनना और कथन को ध्यान देना, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो कथन को आप बिल्कुल भी भूलें ना, उसको ध्यान रखें। अगर आप हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं
तो अभी आपको PDF तो मिल ही जाएगा व्हाट्सएप पर, लेकिन जो ऑनलाइन मेंबर्स नहीं हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें या वीडियो को रोक रोक कर लिखते चलें। तो किसानों की विपन्नता जो है वो निम्न बातों से स्पष्ट होती है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं। गोबर कहता है कि लोग दाने दानों को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, कमरतोड़ मेहनत के बाद भी गुजर नहीं हो पाता है। किसान का शोषण कुछ इस प्रकार होता है, वह जमींदार और महाजनों के शोषण का शिकार होते हैं। फसल हो या ना हो, लगान देना अनिवार्य है, नजराना, शगुन आदि की अदायगी भी करना पड़ता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से कर्ज का सहारा भी लेना पड़ता है। वह पूरी जिंदगी सूद भरते रहते हैं, मूलधन ज्यों का त्यों बना रहता है। धीरे धीरे किसान से वह मजदूर में बदल जाते हैं। इस उपन्यास में परंपरागत भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधि होरी है। तो इस तरीके से यहाँ भी प्रश्न बनने की संभावना है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गोदान उपन्यास में परंपरागत भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधि कौन है, या नए जमाने का युवा किसान का प्रतिनिधि कौन है। तो अगर नए जमाने का युवा प्रतिनिधि की बात करें तो गोबर है, जबकि परंपरागत भाग्यवादी किसानों के प्रतिनिधि की बात करें तो होरी है। और ये कथन है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। भाग्यवाद पर विश्वास कर रहा है किसान। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या। पुनर्जन्म का कर्म फल पर विश्वास करता है, लेकिन इसका विरोध गोबर करेगा। आगे अभी देखेंगे आप, विस्तृत बात हम लोग भी करेंगे। किसान अपने अभावग्रस्त जीवन को पूर्वजन्म का प्रतिफल मानता है। खेती किसानी की अपनी मर्याद है और यही मर्याद का भाव मजदूरी में बाधक बनता है। मजदूरी करना छोटा काम है। इस उपन्यास में नए जमाने का युवा किसान का प्रतिनिधि गोबर है। उसे शोषण शक्तियों के संयंत्र की भली भांति पहचान है और इनका विरोध भी करता है। कहता है कि भगवान सबको बराबर बनाते हैं। पुनर्जन्म के कर्मों के फल से कोई छोटा बड़ा नहीं बनता। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। तो ये जो कथन यहाँ पे बता रहे हैं, कथन को भी जरूर ध्यान रखना। और ये कथन पूछे भी जाते हैं, कुछ परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। इस उपन्यास में अगर दलितों की बात करें, दलित विमर्श की बात करें, तो दलित स्त्री सिलिया है। सिलिया का दोहरा शोषण होता है। दलित स्त्री की इज्जत लेने वाला धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कहा जाता है। इसमें जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया है। कहा गया है कि दलित का छुआ पानी पीने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि दलित स्त्री के साथ सोने से माता दीन का धर्म सुरक्षित रहता है। ये कैसा दोहरा मानदंड है, ये कैसी दोहरी जाति व्यवस्था है। इस उपन्यास में ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधि दाता दीन और माता दीन है। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में सिलिया, हरखू, कलिया है। महाजन वर्ग के प्रतिनिधि सहुआइन, झिंगुरी सिंह है। जमींदार और पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि राय साहब, अमरपाल सिंह खन्ना है। वहीं शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध संघर्षशील स्त्री पात्र धनिया है। रामविलास शर्मा ने धनिया के बारे में कहा है, क्या कहा है, ये भी कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लेना, ध्यान रखना। रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रेमचंद के नारी पात्रों में वह अन्यतम है। वह मतलब किसकी बात कर रहे हैं, तो धनिया की बात कर रहे हैं रामविलास शर्मा। वहीं नलिन बिलोचन शर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार नदी के दो तट परस्पर असंबद्ध दिखते हैं पर होते नहीं, क्योंकि उन्हीं के बीच से जलधारा बहती है, उसी प्रकार ग्रामीण व शहरी कथाएं असंबद्ध दिखती तो हैं पर उन्हीं के बीच से भारतीय जीवन की विशाल धारा बहती है। तो ये जो कथानक का बिखराव है, इस कथानक के अगर बिखराव की बात करें, जहां नलिन बिलोचन शर्मा जी ने कहा है दोनों शहरी और ग्रामीण कथाओं की बात जो उन्होंने की है, तो कथानक के इस बिखराव को देखते हुए कई आलोचकों ने अलग अलग तरीके से इस उपन्यास की समीक्षा की है। कुछ आलोचकों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो दोहरा कथानक एक दोष माना गया है। शांत प्रिय द्विवेदी की अगर बात करें, शांत प्रिय द्विवेदी अगर आप लिख रहे हैं तो आप ज़रूर लिख लें, क्योंकि जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनको नहीं पता, जो पुराने मेंबर्स हैं कॉपी पेन लेकर बैठते हैं। शांत प्रिय द्विवेदी इस दोहरे कथानक के बारे में कहते हैं कि शहरी कथा के प्रसंग छेपक जैसे नजर आते हैं। शांत प्रिय द्विवेदी को शहरी कथा के जो प्रसंग हैं वो छेपक जैसे नजर आते हैं। वहीं अगर बाबू गुलाब राय की बात करें तो बाबू गुलाब राय का मानना है कि गोदान में ग्रामीण कथा ही आधिकारिक कथा है।
जबकि शहरी कथा प्रासंगिक होकर रह गई है। यह कथन किसका है? तो बाबू गुलाब राय का है। आप अपनी कॉपी में लिख लें कि गोदान में ग्रामीण कथा ही आधिकारिक कथा है, जबकि शहरी कथा प्रासंगिक होकर रह गई है। इसी कथानक पर आप देखेंगे नंदुलारे वाजपेयी ने भी कहा है। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि गोदान के शहरी व ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के समान हैं, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम से बहुत कम संपर्क है। वे कभी कभी मिल लेते हैं, कभी कभी झगड़ भी लेते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनमें अस्थायी संबंध नहीं बनता। वहीं अगर परमानंद जी की बात करें तो परमानंद श्रीवास्तव जी ने कहा है, इस कथानक के बिखराव पर इनका दृष्टिकोण एकदम अलग है। उन्होंने कहा कि गोदान की संरचना या बनावट में जो फांक दिखाई देता है शहर और गांव की कहानी के साहचर्य के कारण, वही इस उपन्यास की चारित्रिक विशेषता भी है तथा इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार भी है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की अगर बात करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है। तो इन कथनों को आप जरूर ध्यान रख लें। ये सारे कथन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एकदम उपन्यास तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ लिया है जिससे कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इस उपन्यास में कुछ महत्वपूर्ण कथन की भी हम लोग बात करेंगे। अगर गोदान की चरित्र योजना की बात करें, थोड़ा सा चरित्र योजना के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इसके और महत्वपूर्ण कथन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर चरित्र योजनाओं की बात की जाए तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद ने घोषित रूप से स्वीकार किया है कि उनके उपन्यासों का जो उद्देश्य है वो चरित्रों पर प्रकाश डालना है। और इस संबंध में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको कथन मिलेंगे प्रेमचंद जी के कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। और ये कथन पूछा भी गया है, ध्यान रखना, अगर आप लिखना चाहें तो आप जरूर लिख लें। प्रेमचंद जी ने कहा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता, अभिन्नता में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है। हो सकता है कि आप ना सुन पाए हों या हो सकता है कि आप ना लिख पाए, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरित्र योजना के बारे में प्रेमचंद जी ने कहा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता, अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है। प्रेमचंद की चरित्र योजना को समझने के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि उन्होंने गांधी व मार्क्स के सिद्धांतों का सूक्ष्म समन्वय भी किया है। इसी पर तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने यह कहा था कि गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है, क्योंकि गांधी आदर्शवादी चिंतक हैं, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन में गहरा विश्वास है। उनका दावा है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी उदात्त प्रेरणाओं के संपर्क में अच्छा बन जाता है। दूसरी ओर मार्क्स का जो चिंतन है वो भौतिकवादी है। अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स का जो चिंतन वो भौतिकवादी है। उनका दावा है कि व्यक्ति की चेतना व उसका व्यक्तित्व कोई स्वायत्त वस्तु नहीं है, बल्कि भौतिक स्थितियों का बाई प्रोडक्ट है। तो आरंभ में प्रेमचंद गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन गोदान जब इन्होंने लिखा, गोदान के आते आते हुए मार्क्स और गांधी के मध्य सहमति बिंदु की तलाश कर रहे थे। इसलिए वह किसी भी चरित्र को इस प्रकार दिखाते हैं कि वो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का बाई प्रोडक्ट भी नजर आता है, तो दूसरी ओर बीच बीच में उसका अनूठा व्यक्तित्व भी झलक जाता है।
प्रेमचंद के जो चरित्र सामान्यतः वर्गगत हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि एक वर्ग के व्यक्ति समानतः एक जैसे होते हैं। जैसे आप देखेंगे, कहते हैं कि किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वो किसी के फुसलाने में नहीं आता है। अब यहाँ पर किसान वर्ग, किसान को उन्होंने कहा तो उनका कहने का मतलब है कि जो एक वर्ग होता है वो वर्गगत विशेषता उन्होंने बताया कि ये लगभग इस वर्ग के आने वाले सभी व्यक्तियों की विशेषता यही होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि प्रेमचंद जी ने कहा कि किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वो किसी के फुसलाने में नहीं आता। वही दूसरा प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, उन्होंने कहा कि हर सरल गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। तो अब यहाँ पर हर सरल गृहस्थ की बात, कोई जरूरी नहीं है कि जितने सरल गृहस्थ हो उन सबके मन में गौ की लालसा हो। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने जो वर्गगत विशेषता बताई है तो कुछ इस तरीके से, तो आपको कथन ध्यान में रखने हैं बस, बाकी इसके बारे में और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। वहीं प्रेमचंद जी ने बाह्य व्यक्तित्व को दिखाने के बाद प्रेमचंद यह भी दिखाते हैं कि बाह्य व्यक्तित्व किन किन परिस्थितियों से निर्धारित हुआ है। इस तरीके से वह परिस्थिति व व्यक्तित्व के कारण कार्य संबंध स्थापित करते हैं। जैसे एक जगह उन्होंने धनिया के लिए लिखा है, क्या लिखा है धनिया के लिए, आप कथन लिखना चाहें तो लिख लें या तो गौर से आप सुन लें, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। धनिया के लिए उन्होंने कहा कि उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी, वो सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था, पेट की चिंता ही के कारण तो। वहीं प्रेमचंद भलीभांत समझते हैं कि जो आंतरिक व्यक्तित्व व प्रक्षेपित व्यक्तित्व है, इन दोनों में अंतराल होते हैं। वह चरित्र के बाह्य व्यक्तित्व पर ही नहीं रुक जाते, वो फांक को भी दिखाते हैं जो उसके भीतरी और बाहरी व्यक्तित्व में विद्यमान है। जैसे अगर मालती की बात करें तो उन्होंने कहा है, आपको मिलेगा कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी है। तो यहाँ पर भीतरी यानी आंतरिक व्यक्तित्व वह प्रक्षेपित व्यक्तित्व जो उस पर लगाया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, दोनों व्यक्तित्व में अंतराल होते हैं। क्योंकि राय साहब, आप देखेंगे इस उपन्यास में आपको कथन मिलेगा कि राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते थे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा चरित्र योजनाएं। अब आइए महत्वपूर्ण कुछ और भी कथन की बात करते हैं इस उपन्यास में। गोदान के त्रासद अभाव की व्याख्या अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग तरीके से बताया है और इन लोगों का अलग अलग मानना भी है। त्रासद की जो इसमें पहचान है वो अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें त्रासदी की कि कौन कौन सी त्रासदी इसमें हो सकती है, तो त्रासदी का नायक रचना के अंत में पराजय या मृत्यु का शिकार हो जाता है। गोदान के जो त्रासद अभाव की व्याख्या है वो कुछ इस तरीके से है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसमें होरी का त्रासद है, तो कुछ का मानना है कि धनिया का त्रासद है। उपन्यास के आरंभ में ही यह संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है कि विपन्नता के अथाह सागर में सुहाग ही वो तृण था जिसे पकड़े हुए वो सागर को पार कर रही थी, अब यहाँ पर आप देखते हैं गोदान को निश्चित रूप से त्रासदी माना जा सकता है, क्योंकि चाहे इसमें होरी का त्रासद हो मुख्य और चाहे इसमें धनिया का त्रासद मुख्य हो। गोदान का अंत होरी की मृत्यु से हुआ और यह मृत्यु उसके संपूर्ण जीवन संघर्ष की पराजय है।
तो जिस तरीके से कहा जाता है कि त्रासदी का नायक जो होता है रचना के अंत में पराजय या मृत्यु का शिकार होता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि होरी की मृत्यु उसके संपूर्ण जीवन संघर्ष की पराजय है, अंत में उसकी मृत्यु होती है। और मरने से ठीक पहले वो सोचता है कि बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो, लेकिन दूसरी जिंदगी उसे हासिल नहीं होती, उसे ऋणग्रस्तता के दबाव में ही मर जाना पड़ता है। और विजय देव नारायण शाही ने कहा कि प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर जो किसानों की समस्याएं बताई गई, जो होरी की समस्या बताई गई है, उस पर विजय देव नारायण शाही ने कहा कि प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त जो आंखें थीं वो हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। वहीं निर्मल वर्मा ने कहा कि गोदान में प्रेमचंद ने पहली बार भारतीय किसान के अंधकारमय भविष्य को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये कौन सी त्रासदी है, किसकी त्रासदी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। कुछ भी हो, लेकिन गोदान एक बहुत ही प्रमाणिक दस्तावेज है किसानों की समस्या को लेकर। गोदान में अगर यथार्थवाद की बात की जाए तो यथार्थवाद की उपस्थिति उसके आरंभिक व अंतिम क्षणों की तुलना से स्पष्ट दिखाई देती है। होरी कहता है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। व्यवहार कुशल होरी सहानुभूति तथा प्रशंसा को महत्व देता है। राय साहब के यहाँ प्रायः हाजिरी देने का कारण बनता है, प्रायः हाजिरी देने का कारण बताता है। और क्या कहता है कि ये मिलने जुलने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। अब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी है तो उन पैरों को सहलाने में कुशल है। लेकिन होरी सामंतवाद का एक बिका हुआ सिक्का है, एक चापलूस है, इसलिए वो राय साहब का पक्ष लेता है। गोबर सर्वहारा वर्ग का एक ऐसा नवयुवक है जो साम्यवाद का समर्थक है, शोषण की समाप्ति का और बुर्जुआ वर्ग की समाप्ति का पक्षधर है। वो होरी से कहता है कि ये सब कहने की बात है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर सबूत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, वह गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। उसे अच्छा नहीं लगता है कि पिता किसी की खुशामद करे, और वो पिता को फटकारते हुए शब्दों में, स्वर में कुछ ही इस तरीके से कहता है कि ये तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो। बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गाली सुनाता है, वेगार देनी पड़ती है, नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। गोबर में कर्मवाद के प्रति अनासक्ति का भाव है, और वो कहता है कि ये सब मन को समझाने की बात है, छोटे बड़े। अरे भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। गोबर अब होरी के साथ भी बातचीत में उदंडता के स्थान पर श्रेष्ठता पूर्वक सहानुभूति जताते हुए कहता है कि जैसे पेट की रोटी मैसर नहीं है, जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं है उसके लिए मर्यादा और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों को गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति नहीं छोड़ी, ये उसी का दंड है। वहीं अगर प्रोफेसर मेहता की बात की जाए इस उपन्यास में, तो प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के एक प्राध्यापक के रूप में है। होरी के बाद वही पुरुष पात्र हैं जो पाठकों को आकर्षित करते हैं। कृषक होरी उनके अभावपूर्ण जीवन का प्रतिरूप है, जो मेहता उनके आदर्श विचारों का प्रतिनिधि पात्र है। वह समाज के हर पहलू पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। जब नारी की बात की जाती है, नारी और उसके प्रेम पर उन्होंने कहा है कि मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है।
जो अपनी मेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। प्रोफेसर मेहता स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। वह नारी के प्रति सहृदयता का भाव रखते हैं। कहते हैं स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग, अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। अब इसके अलावा अगर इस उपन्यास में अभावग्रस्त केवल दलित की बात की जाए तो गोदान के अधिकांश पात्र दलित ही हैं। बलेरी गांव की इस घटना में यह प्रमाणित होता है कि इस गांव के अधिकांश लोग बेलारी है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, बेलारी गांव है, इसको आप सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। गांव की दयनीय स्थिति और दीनता का मूल कारण निर्धनता है। इस गांव में समृद्ध लोगों का अभाव है। छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब किसान अभावग्रस्त हैं। इनके साथ की महाजनी शोषण की दोहरी मार इनको झेलनी पड़ रही है। एक और गांव के महाजन झिंगुरी सिंह, मातादीन, नोखेराम आदि उनका शोषण कर रहे हैं। दूसरी ओर नगर के राय साहब, अमरपाल सिंह, खन्ना आदि उनका खून चूस रहे हैं। इन शोषितों के नसीब में दिन भर खेतों में काम करने भी दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं है। गोबर इसी तथ्य को अपने मुख से इस प्रकार उजागर करता है। गोबर कहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम दाने दाने के मोहताज हैं, गोबर कहता है। तो यहाँ पर ये PDF हम आप लोगों को भेज देंगे। इसमें जो कथन है उस कथन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कथन को ध्यान रखिएगा और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और प्रमुख। रामविलास शर्मा ने कहा है कि राय साहब के बारे में उन्होंने कहा कि राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। प्रोफेसर जगदीश पांडे के अनुसार झुनिया की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि झुनिया बेलारी की मालती है। अब यह कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि गोदान उपन्यास के पात्र झुनिया के बारे में किसने कहा कि झुनिया बेलारी की मालती है, तो प्रोफेसर जगदीश पांडे ने कहा है। झुनिया भोला की विधवा पुत्री है और स्वभाव में चंचल है। उसका रूप वर्णन भी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में कुछ इस तरह किया कि उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर सुर्खी थी, मालूम होता है अभी सोकर उठी है। वहीं इस उपन्यास में अगर सिलिया की बात करें तो इस उपन्यास में सिलिया नारी पात्र है जिसके पिता हरखू चमार था। इसके और मातादीन आकर्षित होता है। डॉक्टर जितेंद्र वत्स के अनुसार ये भी कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर जितेंद्र वत्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि सिलिया तलवार की धार पर धावनो है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर जितेंद्र वत्स का है। इस उपन्यास में खन्ना साहब हैं जिनका पूरा नाम है वेद प्रकाश खन्ना। राय साहब के यहाँ आयोजित धनुष लीला में दिखाई पड़ते हैं। खन्ना गोविंदी से कहते हैं कि तुम मालती हो, तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसके पांव की धूल नहीं हो। तो गोदान के पहले पृष्ठ पर होरी कहता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया। गोदान का अंत इसी बात को सत्यापित करता है। पहले पृष्ठ पर ही धनिया सोचती है कि उसके 3 लड़के दवा दारू के अभाव में मर गए और उपन्यास के अंत में होरी के मरासन अवस्था में भी संकट ज्यों का त्यों है। क्या करें, पैसे नहीं हैं, नहीं किसी को डॉक्टर भेजकर डॉक्टर को बुलाती। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इतना ही नहीं, इस गोदान उपन्यास में आप देखेंगे पीढ़ी संघर्ष भी आपको मिलेगा। पीढ़ी संघर्ष, इसमें आपको पीढ़ी संघर्ष भी मिलेगा। पीढ़ी संघर्ष की अगर बात करें तो आपका 2 मिनट का समय लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। गोदान में पीढ़ी संघर्ष कई चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, लेकिन सभी का महत्व बराबर नहीं है। भोला और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम है झुनिया, इन दोनों की टकराहट में विधवा नारी की स्वतंत्रता के तनाव की गूंज सुनाई पड़ती है। तो मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर टकराव दिखता है। इसी प्रकार सरोज और उसके पिता में लकड़ियों की
मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर टकराव दिखता है। इसी प्रकार सरोज और उसके पिता में लड़कियों की स्वतंत्रता के बिंदु पर तनाव है। तो राय साहब और उनके बेटे में विवाह के निर्णय को लेकर भी टकराहट है। प्रेमचंद ने गौड़ रूप से इन सभी चरित्रों को पीढ़ी संघर्ष का माध्यम बनाया, लेकिन इनकी जो विस्तृत अभिव्यक्ति है, ये विस्तृत अभिव्यक्ति होरी और गोबर के माध्यम से दिखाई गई। यानी पीढ़ी संघर्ष और पात्रों में भी तो दिखाई देता है, लेकिन वो गौड़ रूप में। अगर मुख्य रूप की बात करें तो इनमें पीढ़ी संघर्ष होरी और गोबर के माध्यम से दिखाई देता है। होरी और गोबर का जो पीढ़ी संघर्ष है वो ढलते हुए सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद के मूल्यों का संघर्ष है। होरी पारंपरिक किसान है जो धर्म, बिरादरी और मर्जाद से लड़ता है। संयुक्त परिवार तथा धार्मिक आस्था जैसे मूल्यों को जीवन का सारतत्व समझता है और समाज के दबावों की जकड़न के कारण यथास्थितिवादी मानसिकता का शिकार है। वहीं इसके विपरीत जो इसका पुत्र गोबर है, गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक है जिसने औद्योगिकरण, पूंजीवाद, नगरीकरण, लोकतंत्र की उभरती दुनिया में अपनी आंखें खोली हैं। भौतिकवाद, इलौकवाद, समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे जो सामाजिक आधुनिक मूल्यों के पक्ष में बहुत सी बातें उसने सुन रखी हैं। ये पीढ़ी अपने शोषण और दमन को नियति मानकर झेलने को तैयार नहीं है, बल्कि उभरते हुए पूंजीवाद से पैदा हुए अवसरों को भुनाकर अपनी स्थिति बदल डालना चाहती है। स्वाभाविक भी है कि ऐसी स्थितियों में दो पीढ़ियां यदि साथ साथ उपस्थित होती हैं तो उनमें टकराहट होना स्वाभाविक है। और कुछ टकराहट इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि इसमें जो कथोपकथन है, जैसे जब होरी कहता है कि भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है, तो इस पर गोबर कहता है कि गोबर सांवला, लंबा, एकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि नहीं मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह है। होरी की मान्यता है कि ऊंच नीच या विषमताएं ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है तथा हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ये मान्यताएं उसे यथास्थितिवादी तथा स्वीकारी बना देती हैं, जबकि आधुनिक विचारों से प्रेरित गोबर जैसे युवक इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। कहता है होरी, जब होरी कहता है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं सोचा तो भोगें क्या। तो गोबर कहता है ये सब मन को समझाने की बात है, भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। तो होरी उस पीढ़ी का प्रतीक है जो समाज के समक्ष व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानती। बिरादरी और मर्जाद का दबाव होरी पर इतना अधिक है कि वो हर अन्याय सहने को तैयार है, लेकिन विद्रोह करने को नहीं। इसके विपरीत वहीं गोबर की दृष्टि में बिरादरी और समाज सब पैसे के सामने निरर्थक और महत्वहीन है। होरी जब कहता है कि हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते, तो गोबर कहता है रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर पीढ़ी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। एक जगह तो होरी जब ये कहता है कि अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही, अपने हिस्से बकरे के लिए सब लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। तो जो आधुनिक है, आधुनिक सोच का है गोबर, वो कहता है क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है, अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। होरी धर्म में अखंड आस्था रखता है और यही धार्मिक आस्थाएं उसके निरंतर शोषण व पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार भी हैं। और गोबर इस बात को समझाता है। होरी जब कहता है कि, या होरी का यह कथन है कि होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी, अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। तो गोबर कहता है ये पाप धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। तो होरी की संपूर्ण जो मानसिकता है वो सामंतवादी समाज में अनुकूल है, जिसमें
किसानी के कार्य में मर्यादा मानी जाती है, जबकि मजदूरी में नहीं। इसके विपरीत गोबर पूंजीवाद के इस मूल्य से सहमत है कि आय की अधिकता ही सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म देती है। जब होरी कहता है कि जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वो भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता, खेती में तो मर्यादा है, ये नौकरी में तो नहीं है, तो गोबर कहता है वो अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है, कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गोदान में होरी और गोबर के पीढ़ी संघर्ष के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने युग के संक्रमण को गहराई के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इस उपन्यास का जो अंत है वो किस तरीके से अंत है आप देखें। प्रारंभ में जहाँ बताया गया कि होरी के मन में गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी, मरते मरते वो कहता है कि गाय की लालसा मन में ही रह गई। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण आपको कथन मिलेंगे। तो आप इस उपन्यास को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो तो मैं आप लोगों को कराऊंगा। और इसके अलावा इसमें अगर आप लोग लिखना चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, क्योंकि पिछली बार जो ये प्रश्न पूछा गया था कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वो देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है उसके मंदिर में। तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। तो मालती और मेहता का जो ये वार्तालाप है, जब वो गांव में नदी के पास प्रेम संबंधी बातचीत कर रहे हैं, तो इससे पहले मालती मेहता के प्रेम की उपलब्धि के लिए लगातार प्रयास करती है, लेकिन ये कथन वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मालती मेहता की आकांक्षा छोड़ देती है। तो ये पंक्तियाँ जो ये कथन है ये मालती द्वारा मेहता के कथन कि प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं खूंखार शेर है के जवाब में इसने कहा है। तो इसे आप लिखना चाहें तो लिख लें, या कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन हैं? मोटे वो होते हैं जिन्हें ना ऋण का सोच होता है ना इज्जत का। इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। तो यहाँ आप देखेंगे कि होरी का भाई हीरा लौट कर आ गया है, और जब लौट कर आ जाता है तो होरी और हीरा का पारस्परिक संवाद होता है। जब हीरा होरी से ये कहता है कि भैया तुम दुबले पतले हो गए हो, तब होरी उत्तर में ये कहता है तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन हैं? मोटे वो होते हैं जिन्हें ना ऋण का सोच हो ना इज्जत का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है वो भी हम लोग प्रश्नोत्तरी में शामिल करेंगे। बाकी आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप नए मेंबर्स हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे ऑनलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो 80 52 58 4004 पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे। आज लाइव क्लास नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उपन्यास बहुत बड़ा था और इसलिए समय नहीं मिल पाया है। तो कल आपकी टेस्ट सीरीज होगी, 100 प्रश्न होंगे, 1 बजे टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें और अंत तक उसको सुनते रहें। अगर आप सुनेंगे नहीं अच्छे से तो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। PDF को पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण वीडियो को सुनना है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं टेस्ट सीरीज के साथ। बाकी मेहनत करिए, आगे बढ़िए।